नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करें प्रधानमंत्री के टॉपिक पर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर जिनके आगे आने की संभावना है, उन प्रश्नों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री किस सदन का मंत्री होता है या प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है। तो देखिए, वो प्रधानमंत्री, अगर हम संविधान की दृष्टि से देखें तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करते समय या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और यदि वह मेंबर नहीं है तो उसे 6 महीने में मेंबरशिप लेनी होगी। यानी वह दोनों का मेंबर हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और ब दोनों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री एवं उनके द्वारा नियुक्त मंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो इनको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है। अब देखिए, इनमें से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री नहीं करता वो आपको बताना है। तो मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की समस्त गतिविधियों की जानकारी देता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है, किसको कौन सा मंत्री बनाना है, कौन सा विभाग देना है, वो बंटवारा सभी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और लास्ट कथन है कि प्रधानमंत्री संसद का अधिवेशन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कथन दोस्तों गलत है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को दिया है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये कथन गलत है। अब इसने देखिए पूछा क्या था कि कौन सा कार्य प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है, तो चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री का पद। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। संविधान में इस पद का गठन किया गया है, क्योंकि ये ना तो परंपराओं पर आधारित है और ना ही राष्ट्रपति के द्वारा इस पद को विकसित किया गया है। तो ये संविधान द्वारा पद प्रदान किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है। अब इसमें से प्रधानमंत्री का कौन सा कार्य नहीं है वो आपको बताना है। तो वह कैबिनेट की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, बिल्कुल सही है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। कैबिनेट जिसे हम बोलते हैं मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है, बिल्कुल सही है। वह संसद की विभिन्न स्थायी एवं तदर्थ समितियों की बैठकों का सभापतित्व करता है, ये कथन गलत है दोस्तों। संसद की जो भी समितियां होती हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके जो सभापति होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। उनका सभापतित्व प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करता, तो ये कथन गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, वह विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, ये भी कथन सही है। तो 3 कथन सही हैं। इसने पूछा था कौन सा कार्य प्रधानमंत्री का नहीं है, तो ये सी जो ऑप्शन है ये प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखें, वह प्रधानमंत्री जो बिना संसद में विश्वास मत जीते प्रधानमंत्री रहा। जो बिना संसद में विश्वास मत जीते प्रधानमंत्री रहा, वह प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर। चलिए अगला 7वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन। तो भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल द्वारा होता है। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है लोकसभा चुनाव में, वो पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए अपना कैंडिडेट घोषित करती है। तो प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है वो बहुमत दल के द्वारा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 8वां प्रश्न देखें, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। किसके कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ। तो दोस्तों दल बदल विरोधी विधेयक हुआ था 52वां संशोधन, संविधान का 52वां अमेंडमेंट 1985 जो 1985 में हुआ था। और अगर 1985 की हम बात करें तो 1985 में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। चलिए 9वां प्रश्न देखें, भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री समकक्षों में सर्वप्रथम है, जो उसके समकक्ष हैं उनमें सर्वप्रथम है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य रहे अधिकतम कितने समय तक प्रधानमंत्री या मंत्री पद को धारण कर सकता है। मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को शपथ ग्रहण करते समय
संसद का मेंबर होना चाहिए। अगर वह मेंबर नहीं है तो 6 महीने तक वो पद पर रह सकता है। 6 महीने में उसे मेंबरशिप लेनी होगी। तो वह कितने समय तक पद पर रह सकता है दोस्तों? 6 महीने तक 6 महीने तक पद पर रह सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा 6 माह। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो नेता होता है। यानी किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। अब आप जानते हैं कि लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, संसद का निम्न सदन। तो निम्न सदन में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए 12वां क्वेश्चन देखें, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, अब इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। दोस्तों यही कथन सही है। ये ज़रूरी नहीं कि वह शपथ ग्रहण करते समय किसी भी सदन का मेंबर हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि 6 माह के अंदर अंदर उसे दोनों में से किसी भी एक सदन की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 13वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत है। तो इसमें सही हो जाएगा केवल एक, ये आपका आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? देखिए जो भारत की कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जबकि उन शक्तियों का वास्तव में उपयोग किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 15वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। 16वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी प्रधानमंत्री करता है। अभी मैंने आपको बताया था कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। देखिए 17वां प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। यानी इनमें से कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था? देखिए चौधरी चरण सिंह को भी देना पड़ा था, चंद्रशेखर को भी देना पड़ा था, एचडी देवगौड़ा को भी देना पड़ा था। यानी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 18वां प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन यानी राज्यसभा, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का मेंबर है तो क्या होगा? देखिए वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल दे सकेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में वोट दे सकता है, तो ये तो कर सकेगा बिल्कुल। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या फिर वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, या उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अब ये इसने पूछा कि यदि वह उच्च सदन का सदस्य है, यदि भारत का प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है, उच्च सदन मैंने आपको बता दिया, उच्च सदन यानी राज्यसभा, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा ये आपको बताना था। अब इसमें जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि यदि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दोस्तों ये आंसर तो हो नहीं सकता। अब इस प्रश्न के लिए जो आपका सही आंसर होगा, देखिए क्या कर पाएगा वो ये पूछ रहा है। तो वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, दोस्तों ये कथन गलत है। वे उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये भी गलत है। और उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के बाद निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ये कथन भी गलत है। तो अब इसमें जो सही ऑप्शन बचा वो बच गया दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखें, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो एक बार पद से हट गए लेकिन उन्होंने दोबारा पद संभाला? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि एक बार पद से हट गई थी और एक बार पद से हटने के बाद 1980 से लेकर 84 तक उन्होंने दोबारा अपना कार्यभार संभाला है। तो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। 20वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन था या कौन थी? इनमें से कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा के मेंबर थे? तो दोस्तों इंदिरा गांधी राज्यसभा की मेंबर थी। अगर हम बात करें, देखिए इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने तीनों ने राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। चलिए 21वां प्रश्न देखें, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? दूसरी बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी? तो देखिए इंदिरा गांधी एक बार तो रही थी दोस्तों 1966 से लेकर 1977 तक, फिर
1977 से 79 तक रहे थे मोरारजी देसाई, फिर आए थे चौधरी चरण सिंह, और 1980 से लेकर 1984 तक दोबारा इंदिरा गांधी बनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 से लेकर 1984 तक। 22वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? यानी इनमें से कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 23वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए 24वां प्रश्न देखें, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले किस देश में डेवलप हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था सबसे पहले ब्रिटेन में। इसलिए ब्रिटेन की भूमि को कहा जाता है संसद की जननी, क्योंकि सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में लागू किया गया था। 25वां प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने 2 साल के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो दोस्तों ये पार्टी है जनता पार्टी। जनता पार्टी जिसने 2 साल में 2 प्रधानमंत्री दिए। और ध्यान रखें, जनता पार्टी से निर्वाचित भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जिनको हम भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहते हैं। इंडियाज फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर है वो मोरारजी देसाई थे। चलिए 26वां प्रश्न है, निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अविश्वास मत से हारे थे? तो देखिए मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो ये अविश्वास मत से हारे नहीं थे, बल्कि इन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों अविश्वास मत पर हारे थे। तो यानी सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन बी। ये तीनों अविश्वास मत पर हारे थे। चलिए 27वां प्रश्न देखें, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए 28वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री निम्न में से किन निकायों का अध्यक्ष होता है? इनमें से किन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम कहते हैं एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका भी अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का दोस्तों अध्यक्ष नहीं होता। तो यानी आपका कोट बन जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए 29वां प्रश्न है, यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। यह कथन निम्न में से किसका है? तो दोस्तों ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो सही कथन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 30वां प्रश्न है, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए सही कथन की अगर हम बात करें, मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों बिल्कुल सही है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वयं भंग हो जाती है, ये भी सही है। सभी प्रमुख सरकारी नीतियों का निर्माण प्रधानमंत्री करता है, ये भी सही है। और यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह संघ की सरकार के संचालन से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाए। दोस्तों ये कथन सही नहीं है। अब देखिए इस कथन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है प्रश्न में। यहाँ पर इसने पूछा कौन सा कथन सत्य है, जबकि ये पूछना ये चाह रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि इसमें 3 कथन सही है। 3 कथन इसमें सही है, चौथा कथन गलत है। तो आपका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, और प्रश्न बनेगा कौन सा कथन असत्य है। चलिए 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? तो दोस्तों प्रधानमंत्री में निवास करती है, सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 32वां प्रश्न है, संविधान में यह प्रावधान है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति से निरंतर संवाद बनाए रखेगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति से कंटिन्यू संवाद बनाए रखने, राष्ट्रपति को कंटिन्यू जानकारी देने की जो जिम्मेदारी होती है वो दोस्तों प्रधानमंत्री की होती है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 33वां प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? राज्य की जो नाव है उस नौका का कप्तान कहा जाता है प्रधानमंत्री को, और कहने वाले हैं दोस्तों मुनरो। तो सही आंसर हो जाएगा मुनरो। 34वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बनने के उपरांत प्रधानमंत्री बने? यानी इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाद में वो प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा, वीपी सिंह और मोरारजी देसाई, पांचों ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 35वां प्रश्न देखें,
इन कथनों पर विचार कीजिए कि प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये आपका कथन है। और ऑप्शन हैं कि वह विभागों के वितरण में स्वतंत्र है, बिल्कुल सही कथन है। वह मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकता है या किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, ये कथन भी सही है। वह मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य है, ये कथन गलत है दोस्तों। और मंत्रियों को दैनिक कार्य में परामर्श देता है, ये भी गलत है। अब इसमें से आपको बताना है कि सही कथन कौन से हैं। तो देखिए पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला और दूसरा। चलिए 36वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार निम्न में से कौन से कार्य प्रधानमंत्री के हैं। इनमें से कौन से कार्य प्रधानमंत्री के हैं वो आपको बताना है। तो देखिए प्रधानमंत्री देश के प्रशासन में बनने वाले व्यवधानों से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। संसद में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमोदन लेगा, ये कथन गलत है। संघ की सरकार के संचालन से संबंधित कैबिनेट के सभी निर्णयों से प्रधानमंत्री को अवगत कराएगा, ये भी सही है। और यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी ऐसे निर्णय को जिसे किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लिया है तथा उस पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो मंत्रिपरिषद को सौंपेगा, ये कथन भी सही है। यानी 3 कथन सही हैं, पहला, तीसरा और चौथा। तो आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा। 37वां प्रश्न देखें, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। जो उप प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्र के हित में नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, या फिर राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है, या फिर राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। अब इसमें देखिए अगर हम बात करें तो सबसे जो अच्छा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि ये राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। क्योंकि अगर मैं आपको सीधा सा बता दूं तो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री का कॉम्पिटिटर होता है, वो प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है, और इससे अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक तरीके से कमज़ोर होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन के लिए एक तरीके से पद का निर्माण कर लिया जाता है, राजनीतिक संतुष्टि के लिए इसका निर्माण कर लिया जाता है, बाकी ये संवैधानिक पद नहीं है। 39वां प्रश्न, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होता है, प्रतियोगी होता है, साथी होता है, या फिर उसका मार्गदर्शक होता है। तो अभी मैं 37वें प्रश्न में बोल रहा था कि प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है उप प्रधानमंत्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि वह उसका प्रतियोगी होता है। चलिए 40वां प्रश्न देखें, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। 41वां प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। किसके कार्यकाल के दौरान एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए। दोस्तों यहाँ पर बनाए गए थे मोरारजी देसाई के समय, जो जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस समय 2 व्यक्तियों को एक साथ उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए 42वां प्रश्न है, 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। 67 से 69 के दौरान दोस्तों 2 व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री थे, जिनमें एक चौधरी चरण सिंह और एक बाबू जगजीवन राम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। चलिए 43वां क्वेश्चन देखें, संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है। दोस्तों वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, तो सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो दोस्तों बी.डी. जत्ती भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। सरदार पटेल भी रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, चरण सिंह भी रहे हैं, जबकि बी.डी. जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। जब 1977 में भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी, उस समय बी.डी. जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ना कि भारत के उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये हमने प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा की है। कल जो आपका टॉपिक रहेगा क्वेश्चन सीरीज में, वो आपका टॉपिक रहेगा जो अपनी केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है, उस मंत्रिपरिषद से संबंधित मैं बात करूँगा। तो कल आपका टॉपिक रहेगा मंत्रिपरिषद। धन्यवाद दोस्तों।